हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है मैथ। और उसमें हम लोग पहला अभ्यास देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो चुका है और अति लघुत्तरीय प्रश्न एक अंक का ये भी हो गया है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न एक अंक वाला ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला। तो इसके 2 वीडियोज हो चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है बहुविकल्पी प्रश्न और दूसरे वीडियो में हमने देखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न एक अंक वाला। और अब इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न और अभ्यास का नाम है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 विद्या क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमें 135 और 225 का मासा निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 135 से भाग देंगे, ये हो गया 135, और इससे हम लोग भाग देंगे 225 में। तो जब इससे हम लोग भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा और 135 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 0 और उसके बाद ये हो गया 9, तो 90 आ जाएगा। अब इस 90 से फिर भाग देंगे 135 में, तो ये फिर जाएगा एक बार और आएगा 90। फिर यहाँ से 45 आएगा। अब इस 45 से फिर हम भाग देंगे 90 में, इस वाले 90 में, तो ये 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, और ये कट जाएगा। तो इसका मासा आएगा 45। इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे तो इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा लिख दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे कि ये 225 में हम लोगों ने भाग दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर, कैसे कब आएगा 225? जब हम लोग 135 में इस भागफल का गुणा करके ये शेषफल ऐड कर देंगे, यानी 135 इंटू 1 प्लस शेषफल 90। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, यानी कि सेकेंड स्टेप। अब इसमें 135 है तो हम लोग 135 लिखेंगे और उसके बाद बराबर, 135 के बाद हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया बराबर, क्योंकि 135 में भाग दिया गया है। तो कब आएगा 135? जब ये 90 का 1 में गुणा करके ये शेषफल ऐड करेंगे। तो 90 इंटू 1 प्लस 45, ये हो गया। अब स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, 90 में भाग दिए हैं तो 90 बराबर 45, 90 में 45 से भाग दिए, 45 गुणते 2 प्लस 0। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग लिखते रहेंगे, और उसके बाद लिख देंगे HCF इक्वल टू 45। ये इसका आंसर होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप में होता है। यानी हमें ये बताना है कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक होते हैं वो 2m के रूप में होते हैं। तो उसके बाद और क्या है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप में होता है। यानी कि जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं वो 2m+1 के रूप में होते हैं, जहाँ यम कोई पूर्णांक है। तो यम पूर्णांक है तो यम की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2m,
नंबर 1 करके लिखेंगे 2m। नंबर 1 पे लिखेंगे, ये इधर आ जा रहा है नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2m, ठीक है। तो 2m, तो यहाँ पे देखिए m बराबर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ या जहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि m बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर। तो m बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तब क्या होगा, m बराबर 1 पर या m बराबर 1 रखने पर 2 गुणते 1 बराबर 2। फिर लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, जब m बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2m इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर हम लोग लिखेंगे m बराबर 3 रखने पर, देखिए हम लोग यहाँ पे सम भी रख रहे हैं विषम भी रख रहे हैं। या देखिए m बराबर 1 सम, ये विषम है, और m बराबर 2 सम है, m बराबर 3 विषम है। तो m बराबर 3 रखने पर 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इतना हो गया। आप चाहें तो m बराबर 4, m बराबर 5, m बराबर 6 ऐसे भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे m, यहाँ लिखेंगे m के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर 2m का मान सदैव धनात्मक समपूर्णांक आता है। सदैव क्या आता है, धनात्मक समपूर्णांक आता है। अब इसी प्रकार से हम लोग m बराबर ये 2m प्लस 1 जो यहाँ पे दिया है, 2m प्लस 1, इसको भी चेक करेंगे। तो आइए अब इसको चेक करते हैं। तो लिखेंगे नंबर 2 करके 2m प्लस 1, m बराबर, फिर नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे यहाँ m बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं, धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सम हो या ना हो, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, m बराबर 1 रखने पर। तो जब हम लोग m बराबर 1 रखते हैं तो 2m प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये 2 एक नम 2 प्लस 1 बराबर 3। अब लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर। तो जब m बराबर 2 रखा जाता है तो 2m प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5 होगा। फिर लिखेंगे m बराबर 3 रखने पर। तो क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1। तो ये 3 दूनी 6 1 7। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे m बराबर 4 रखने पर। तो जब m बराबर 4 रखा जाएगा तो ये 2m प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 बराबर 2 इंटू 4 प्लस 1, यानी 4 दूनी 8 1 9। तो हम लोग फिर आगे लिखेंगे m के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर 2m प्लस 1 का मान
2m+1 का मान कितना आ रहा है? देखिए, एक रखे हैं यानी विषम संख्या रखे हैं तो इसका मान 3 आया है। 2 रखे हैं सम संख्या रखे हैं तब भी इसका मान 5 विषम संख्या आया है। 3 रखे हैं तब भी विषम, 4 रखे हैं तब भी विषम, यानी हर दशा में इसका मान विषम संख्या आता है। तो हम लोग लिखेंगे 2m+1 का मान सदैव धनात्मक विषम संख्या आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2m है तो m के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 रख देंगे तो देखेंगे कि हर दशा में सम संख्या आता है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, 2m+1 के स्थान पे यहाँ पे m बराबर 1 2 3 4 5 रख देंगे तो यहाँ भी देखेंगे हर दशा में विषम संख्या आता है। तो फिर यही लैंग्वेज लिख देंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6, 72 और 120 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो आइए गुणनखंड विधि से देखते हैं। देखिए, जो हम लोग 6 का या फिर 72 का जो इस टाइप से निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये होता है भाग विधि। ठीक ना, यहाँ से करते हैं यहाँ फिर यहाँ, तो ये भाग विधि। और जो गुणा में करते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते, इस टाइप से ये होता है गुणनखंड विधि। तो हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा? इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 गुणते 3 हो जाएगा। बाकी 72 का अगर करते हैं तो आप करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। देखिए, ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। अब अगर 120 की बात करें, 120 की, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्याओं का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखिए, जो मैच करता रहता है उसी में से हम लोग एक उतार लेते हैं। जैसे इन तीनों में से देखिए आपको 2 मैच करता हुआ दिख रहा है तो 2 उतार देंगे। फिर इसमें देखिए 3 यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है तो हम लोग 3 को उतार देंगे बस। और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो और कुछ भी नहीं उतारेंगे। या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे ये 2 गुणते 3 है और इसमें 2 की घात 3 गुणते 3 की घात 2, और यहाँ पे 2 की घात 3 गुणते 3 की घात कितना 1 है गुणते 5। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 के लिए और तीनों में होनी चाहिए, तो 2 देखिए तीनों में है और सबसे छोटी घात 2 है तो 2 लिख लिए गुणते 3। देखिए दोनों में है, इन तीनों में है 3, लेकिन सबसे छोटी घात 3 की कौन है? ये इसमें है तो इसको हम लोग लिख लेंगे गुणते। अब देखिए 5 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो 5 को छोड़ देंगे तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब LCM हमें निकालना है तो लिखेंगे दी गई संख्याओं का HCF इक्वल टू HCF में LCM निकालना है। LCM इक्वल टू LCM में हमें क्या करना पड़ता है? LCM में जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता रहता है उसको लिखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों में हो, जैसे देखिए ये 2 ये तीनों में है तो इन तीनों में से हम लोग
किसी एक दो को लिख लेंगे, दो गुणते। अब देखिए, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों दो में से एक दो लिख लेंगे, ये हो गया गुणते। इन दोनों दो में से एक दो लिख लेंगे, दो गुणते। ये तीन मैच कर रहा है, तो इन तीनों तीन में से एक तीन को हम लोग लिख लेंगे, तो ये तीन गुणते। अब ये तीन नहीं मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, ये पाँच नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ गुणते। तीन त्रिका नौ गुणते ये पाँच। तो देखिए, आठ पंजे 40 हो गया, तो 40 गुणते नौ लिख सकते हैं। अब 4 और 9 का गुणा 9 चौक 36 हो गया, और ये जीरो उतार लेंगे तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एलसीएम आएगा वो 360 और जो एचसीएफ आएगा वो 6। आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बिना वास्तविक भाजक किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 की घात 2 गुणित 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार शांत है। इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है और बिना भाग दिए, मतलब भाग नहीं देना है, ऐसे ही बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे बताया जाएगा। तो देखिए, अगर हमें भाग नहीं देना है तो हम लोग इसको 10 की घात में बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, शांत तभी होता है, यानी शांत प्रसार तभी होता है जब कोई भी परिमेय संख्या हो या कोई भी भिन्न हो, उसमें हर में 2 और 5 का गुणज हो, ठीक ना। इसके अलावा अगर और कोई और है तो वो शांत नहीं होगा, फिर अशांत होगा। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। दिया है 31/2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 3। तो हमें इसे 10 की घात बनानी है, तो 10 की घात यहाँ पे अभी नहीं बन पाएगा, तो एक दो से ऊपर गुणा कर देते हैं और एक दो से नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 31 गुणते 2 बट्टे, और ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणते 5 की घात 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 31 दूना 62 हो जाएगा, बटे अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 की घात 3। कैसे लिख सकते हैं, होता है ना एक फार्मूला, ए की घाते m इंटू बी की घाते m बराबर ए बी दोनों की घात m, हम लोग लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 62 बटे ये कितना हो जाएगा, 1000, यानी ये 62/1000 हो गया। अब 1 2 3 3 अंक के बाद अगर हम लोग दशमलव लगा देते हैं तो ये नीचे से 1000 हट जाएगा, यानी ये 62 है, एक अंक दो अंक, एक अंक और होना चाहिए, तो ये जीरो लगा दिए, फिर दशमलव, फिर जीरो। तो अब देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, आंसर। इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना था, ये व्यक्त हो गया। अब देखिए, जैसे ये होता है 0.062 है, अगर यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटा करके एक लिख देंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 3, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 62/1000 यही तो आ गया ना। तो इसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 5 प्लस अंडर रूट 3 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग मान लेते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये कह रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं ये परिमेय है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये परिमेय है, और अगर हम उसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये बोल रहा है अपरिमेय है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये परिमेय है, और हम लोग उसको परिमेय सिद्ध करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर परिमेय हम उसको नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो हम मान लेंगे कि जब हम परिमेय नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो कह रहा है वही सही है, यानी कि संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए लगाते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे
कि माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह किसके रूप में है? P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है। तो जब ये P/Q के रूप में है तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस √3 इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो अब 5 को हम लोग इधर भेज देंगे तो √3 बराबर P/Q -5। इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो अब देखिए P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से ये परिमेय संख्या घटेगी तो ये परिमेय संख्या आएगा। और जबकि हम लोग जान रहे हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय और फिर ये परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं? तो ये नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग इसको परिमेय मान के चल रहे थे और ये अपरिमेय है। तो जब ये अपरिमेय और ये परिमेय बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हम लोग जो परिमेय समझ रहे थे ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तभी तो हम इसको नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं ना। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः P/Q -5 भी परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय होगी। जबकि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय है। अपरिमेय है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। अर्थात √3 नहीं, ये 5 प्लस √3 एक अपरिमेय, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये बोला था कि ये क्या है? अपरिमेय है, लेकिन हम लोग इसको परिमेय मान के चल रहे थे कि हम लोग नहीं मानेंगे ये अपरिमेय है, हम लोग मानेंगे कि ये परिमेय है। और इसको हम लोग परिमेय सिद्ध करने में लग गए और जब अंत में हम लोग इसको परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या ये 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए। यानी कि हमें बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो देखिए, अगर इसका हर 2 और 5 के गुणज में होगा या फिर 2 पे कुछ घात हो, 5 पे 0 घात हो, या फिर 2 पे 0 घात हो, 5 पे कोई घात हो, अगर इस टाइप से है तो ये शांत दशमलव है। अन्यथा ये क्या है? अशांत है। और अशांत में क्या, अगर बार बार आ रहा है तो अगर वही संख्या बार बार आ रही तो अशांत आवर्ती है, और अगर बार बार नहीं आ रही तो अशांत अनावर्ती है। तो आइए देखते हैं, इसको लगाते हैं हम लोग। और हमें इसे बिना भाग दिए लगाना है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 17/8 है। इसको जब हम लोग और छोटा करेंगे तो ये 17/2 हो जाएगा। तो देखिए अभी ये 2 हो गया। तो अब ये उस रूप में आने लगा है, यानी कि 2 आ गया है। तो हमें यही तो चाहिए ना कि हर 2 और 5 के गुणज में हो। ठीक,
2 और 5 के गुणज में है, तो यहाँ पे 5 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 5 की घात 0 है। ठीक, तो जब 5 की घात 0 है तो हमें यहाँ पे 5 लाना है। तो 5 कैसे आएगा यहाँ पे, तो 5 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 17/2 की घाते 3 गुणते, यहाँ पे भी 5 की घात 3 से गुणा और यहाँ पे भी 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। 3 से ही इसलिए किए हैं, 5 की घात 3 से ही इसलिए हम गुणा कर रहे हैं ताकि ये 10 की घात बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 17 गुणते, ये 5 का 3 बार गुणा, 5 पचम 25 पंजे 125 बटे ये 5 दूनी 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। अब इसके बाद 17 से जब हम लोग 125 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 2125, यानी कि 2125 आएगा बटे ये नीचे 10 की घात 3 है यानी कि 1000। तो जब ये 1000 हटा करके हम लोग ऊपर दशमलव लगाएंगे तो ये इधर 3 जीरो है, तो ये इधर 1 2 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा, यानी कि आंसर इसका कितना आएगा, ये 2125 है तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 की घात में है तो ये क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। हम लोग इसको लिख लेंगे कि ये शांत दशमलव है और इसका आंसर 2.125 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी परेड में, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम यहाँ पे पूछा है, तो अधिकतम को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। ठीक है, तो अधिकतम को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो आप लोग देख लिया करिए, जैसे हाईएस्ट बोले, जैसे यहाँ पे अधिकतम बोला है यानी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट बोले तो हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे कम से कम बोले या निम्नतम बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे, निम्नतम का मतलब क्या, लोवेस्ट, या फिर लीस्ट बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे, LCM, LCM निकालेंगे। L से आप समझ सकते हैं, L जब रहे तो LCM, H जब रहे तो HCF। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अधिकतम बोल रहा है यानी हाईएस्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे, यानी कि 32 का और 616 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं इसका HCF। तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 की घाते 5 होगा, यानी कि 2 गुणते, देख लेते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो गया। अब 616 की बात करें तो देख लेते हैं 616 का फैक्टर क्या होगा और इसका कितना आएगा। 616 जैसे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6 जीरो, क्योंकि एक में तो भाग जाएगा नहीं 2 से, तो जीरो बढ़ा के 2 अंक लेंगे, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से 2 × 1 = 9 2, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सते 14 और 2 सते 14, फिर 7 से 7 × 9 7, 7 × 9 7, फिर 11 से, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 11, ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, HCF में क्या होता है, जो दोनों में मैच करता रहता है उसे ही हम लोग लेते हैं। HCF में देखिए ये दोनों मैच कर रहा है तो 1 2 इसमें से ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 32 और 2, ये 616 का HCF = 2 गुणते फिर ये वाला 2, 2 गुणते फिर ये वाला 2, 2। अब कोई मैच नहीं कर रहा है तो अब बस इतना ही, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 1 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। 7 गुणते 11 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 बराबर ये कितना आ जाएगा। 11 सत्ते 77 में 13 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 1001 प्लस 13 बराबर ये आ जाएगा 1014। ठीक है, अब हम लोग 1014 का फैक्टर करेंगे। 1014 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 1014 का जब ये फैक्टर हम लोग करेंगे तो ये आएगा। अब इसको 2 से हम लोग काटते हैं। 2 पंजे 10 और 0 और 2 सत्ते 14। फिर इसको हम लोग अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 3 से कट जाता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 का नम 3 बचा कितना, 2। तो ये 20 हो गया। 3 छंग 18 और 3 नवा 27। अब ये कटेगा 13 से। 13 13 में 169, फिर 13 का नम 13। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 गुणते 3 गुणते 13 गुणते 13। अब हम लोग करेंगे, ये नंबर 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद नंबर 2। नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, 7 गुणते, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये जो 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 है, इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे, सॉरी फैक्टर नहीं, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करके उसमें 5 जोड़ेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 5040 और ये प्लस 5, तो ये टोटल आ जाएगा 5045। आ जाएगा 5045। तो इसके बाद जब ये इतना आ गया, फिर हम लोग इसका भी क्या करेंगे, इसी तरीके से फैक्टर करेंगे। तो 5045 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे। 5 का नम 5 और ये 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा अब, तो 1 0 और बढ़ाएंगे और 5 नवा 45। तो ये आया इतना। अब 1009 आया है। तो 1009 हमारे ख्याल से, अब किसी से भी संख्या से कटे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1009 से ही काटना चाहते हैं, 1009 से डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 1009 का नम 1009, तो 5 गुणते 1009। देखिए दोनों में, ये दोनों संख्याएं हैं इसमें 1009 किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो इसको हम लोग 1009 से ही काट दिए। अब हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्याओं का भाज्य गुणनखंड या फिर दी गई संख्याओं का गुणनखंड संभव है, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणते 5 गुणते 11 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 11 एक भाज्य संख्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे संख्या दी गई है 17 गुणते 5 गुणते ये 11 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 11। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आता है 5610 प्लस, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 दूना 22, और जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आता है 5632। 10 ये है, 22 ये है, 32। तो अब हमें 5632 का गुणनखंड करना है। जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटते हैं, आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और फिर ये 0 और 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 7 14 0 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं,
दो तिहाई 6, दो पंजे 10, दो दूनी 4, फिर 2 से ये कटेगा, 2 एका नम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 8 16, फिर काटेंगे, चलिए 2 से ही काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एका नम 2, 2 एका नम 2, फिर 11 से काट देंगे, 11 एका नम 11, तो इतना इसका गुणनखंड हुआ। तो इसको हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार से, दो गुणते दो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो इसको हम लोग 9 बार लिख देंगे, उसके बाद गुणते 11 लिख देंगे। तो इस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि दी गई संख्या का गुणनखंड संभव है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपसे बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नहीं मानेंगे कि ये अपरिमेय है, हम लोग मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और फिर उसको परिमेय सिद्ध करने में लग जाएंगे। जब परिमेय नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो इसका मतलब जो हम मान रहे थे वो गलत मान रहे थे, ये अपरिमेय ही है। तो आइए सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये P/Q के रूप में होगा या A/B के रूप में होगा। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, या फिर हम लोग A/B भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो मान सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे देखिए अगर उस टाइप का क्वेश्चन होता कि 3 प्लस करके होता तो 3 हम लोग उधर भेज देते, लेकिन ये इस टाइप का नहीं है। तो हम लोग इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है वर्ग के अलावा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आइए इसका जब वर्ग करेंगे तो √2 पे स्क्वायर बराबर A पे स्क्वायर बटे B पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो देखिए A और B जब ये परिमेय संख्या थे तो अगर जैसे 16/8 होता तो ये कट गया होता, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब क्या था, A और B क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपस में नहीं कट रही हैं। जैसे कि 3/4 मान लो, तो जब ये नहीं कट रही हैं तो 3 बराबर अगर ये 4 है, इधर मान लीजिए 2 गुणते लिखा है, इससे मैच करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे ये बी लिखा है और ये ए लिखा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही एक संख्या है जो इससे कट रही है। ये संख्या भी कट जाएगी और इस संख्या के साथ अगर कोई गुणित में है, 2 गुणते या 3 गुणते 4, तब भी ये संख्या इस संख्या को काट देगी। तो इसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये 2 A स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी A को विभाजित करती है, यानी कि 2A से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं अभी जो लिखे थे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अर्थात, या फिर अर्थात ना लिख के लिखेंगे 2 डैश किससे विभाजित हो रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, A को विभाजित करता है, तब हम कह सकते हैं कि A बराबर 2m भी विभाजित होगा, जहाँ m बराबर क्या है, कोई धन पूर्णांक है, या फिर कोई पूर्णांक हम लोग लिख देंगे कि m बराबर पूर्णांक है। तो ये इतना हो गया, m बराबर क्या है, पूर्णांक है। तो अगर
ए बराबर 2m भी विभाजित होगा तो इसका मतलब ए के जगह पे हम लोग 2m लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण, यहाँ ये समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1। अब देखिए इधर साइड लिख दे रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा कि ये लिखा था 2b² बराबर a², 2b² बराबर a²। तो हम a के जगह पे 2m लिख सकते हैं, यानी 2b² बराबर 2m पे स्क्वायर। तो ये 2b² बराबर 2 दूनी 4 और ये m² हो जाएगा। ठीक ना, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा, m²। तो अब इससे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी b² बराबर 2m²। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है कि इसका मतलब क्या है कि 2 b को विभाजित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2 b से विभाजित है, विभाजित है। तो देखिए 2 ए से भी ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है। तो जब ये दोनों को विभाजित कर रहा है तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये जैसे ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करेगा, यानी कि इस तथ्य का क्या करेगा, विरोध करेगा कि ए और बी में से एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। यानी कि अगर ए और बी है, ठीक ना, ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है तो इसका एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका एक और गुणनखंड साबित हो जा रहा है 2। तो इसलिए हमारा मानना गलत है, यानी कि हमारी कल्पना गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे ये सिद्ध होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के जगह पे हम लोग 11 वाला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। अभी इसको हम लोग मिटा देंगे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हम नहीं मानेंगे कि ये अपरिमेय, हम मानते हैं कि ये परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। अब हम लोग 3 को इधर भेज देंगे, √2 इक्वल टू p/q -3। इधर ये 3 प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार हो चुका है। तो अब हम लोग लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का था, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज था। तो उसी टाइप से हम लोग इसको भी करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, आपको वही लिखना है। हम लोग ये लिखेंगे कि p/q एक परिमेय संख्या है तथा 3 भी परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 इसी हिसाब से किए थे, तो इसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग अब इसको परिमेय संख्या सिद्ध करने में लग जाएंगे। तब √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/q। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
उसके बाद हम लोग इसका वर्ग करेंगे, और जब वर्ग करेंगे तो √3 पे स्क्वायर बराबर p/q पे स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो जाएगा और ये q स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। √3 का जब वर्ग करेंगे ये 3 आ जाएगा बराबर p स्क्वायर/q स्क्वायर, या फिर हम लोग a और b भी मान सकते हैं। तो ये इधर चला आएगा, यानी 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो अब हम लोग ये लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि देखिए q और p आपस में विभाजित तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये सहअभाज्य हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 3p को विभाजित करता है, यानी या फिर ये इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये 3p को विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 1 लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आपको वही लिखना है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3p को विभाजित करता है, अर्थात 3 इसका एक गुणनखंड है। तो इस हिसाब से p बराबर 3m भी विभाजित होगा। तब हम लोग समीकरण 1 में p बराबर 3m रखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है जिसके स्थान पे हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये 3q स्क्वायर है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की जगह 3m का स्क्वायर। जब इसका हो जाएगा तो ये 3q स्क्वायर बराबर ये 3 त्रिका 9m स्क्वायर होगा, तो 3 से ये कटेगा, 3 त्रिका 9, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि 3 क्या है, q का भी एक गुणनखंड है, यानी कि 3 q से भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो m तो एक पूर्णांक है, बाकी 3 जो है इसको q को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 3 q का एक गुणनखंड है, अर्थात 3p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि इन दोनों p और q का केवल एक गुणनखंड होना चाहिए, और वो भी एक। तो एक के अलावा भी इसका एक गुणनखंड 3 है, इसलिए ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले जो हैं, इनका ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कि जो कि 4 अंक में आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि 241/4000 बराबर 241/2 गुणते 5 हो तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें m और n का मान ज्ञात करना है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो m और n का घात बताना है और दूसरा इनका प्रसार भी करना है। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को, तो हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 241 कितना दिया है, 241/4000। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200, अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं, बराबर 241/2 गुणते 5 अब बराबर 241 अब ये जो 4000 है, यहाँ पे जो 4000 लिखा हुआ दिख रहा है, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो ये 4000 है, 4000 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लोग काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2 और ये 3 जीरो, फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और ये 2 जीरो। अब ये 2, अब इसको हम लोग 5 से काट दे रहे हैं, ये हो गया। अब इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 कन्नम 5 और ये डबल जीरो, फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये जीरो, फिर 5 से काटते हैं तो 5 चौको 20। अब फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो 2 कितनी बार में आया है देख लेते हैं, इसको हम लोग कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 यानी कि यहाँ पे 2 की घात कितना आया है, 5 गुणते, और यहाँ पे 5 की घात कितना आया है, 3, 5 की घात आया है 3 बराबर 241/2 की घाते m गुणते 5 की घाते n।
तो देखिए यहाँ पे 241 भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 भी मैच कर रहा है, यहाँ पे भी 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। तो m के स्थान पे कितना है 5 और n के स्थान पे कितना है 3। तो हम लोग लिखेंगे कि m बराबर 5 और n बराबर 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। m बराबर कितना आ गया है 5 और n बराबर कितना आ गया है 3। अब इसका दशमलव प्रसार भी हमें करना है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 2 की घात 5 आया है और 5 की घात 3। अब इसको हम मिटा रहे हैं और उसके बाद फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इसमें कह रहा है इसका प्रसार कीजिए। तो 241 बटे 4000 इसका हमें प्रसार करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा 241 बटे, ये आया था 2 की घात 5 गुणते 5 की घात 3। तो 5 की घात यहाँ पे 3 है, अगर 2 5 की घात और होता तो ये सेम हो जाता और हम लोग 10 की घात में बना लेते। तो हम लोग क्या करेंगे, 241 बटे 2 की घाते 5 गुणते 5 की घाते 3 है, इसमें हम लोग ऊपर और नीचे 5 की घात 2 से गुणा कर देंगे। जब दोनों में 5 की घात 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 241 गुणते 5 पचम 25 बटे, और ये कितना आ जाएगा 2 की घाते 5 गुणते घात घात जुड़ जाएगा इसमें, और 5 की घात भी कितना आ जाएगा 5 बराबर, ये आ जाएगा 241 में जब हम लोग इसका 25 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5025। अब ये 5025 आ गया बटे, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 की घात कितना 5 बराबर। अब ये 5025 बटे, ये कितना है 5 बार जीरो, यानी 1 2 3 4 5 बार जीरो। तो यानी अब हमें ये जो 5025 लिखा है, इसके 5 अंक के पहले में जीरो लिखना है। तो यानी 1 2 3 4, और ये हो गया 5वां अंक जीरो। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव से पहले भी एक जीरो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका प्रसार हो जाएगा। तो अगर विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न के साथ, जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।